विलेन अब लड़की का बाप हो गया। विलेन तो गायब ही हुआ, पर साथ में कॉमन मैन भी गायब हो गया। पिछले 20 सालों में ना तो आपको भारत के न्यूज़पेपर्स में कॉमन मैन की कहानी सुनने को या पढ़ने को मिलेगी, माफ कीजिए आप हैं बड़े इक्के दुक्के लोग हैं, ना आपको भारत की जो कॉमन चेतना है वो कहीं पढ़ने को मिलेगी, ना आपको इंडियन टेलीविजन शोज में कहीं कॉमन आदमी मिलेगा, ना आपको भारत की फिल्मों में या मेन जो डिस्कोर्स है इस कंट्री का उसमें कहीं भी कॉमन आदमी मिलेगा। और जो कॉमन आदमी मिलेगा वो एक बंबई की विचारधारा में पनपा हुआ कॉमन आदमी होगा। वो कॉमन आदमी की एक इमेजिनेशन होगी कि शायद कॉमन आदमी ऐसा होता होगा। हमने भारत के यूथ को फिल्मों के माध्यम से ऐसा कैरिकेचर बना दिया। मैं तो 20 दिन महीने में घूमता हूं भारत के गांव छोटे शहरों में, सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जाता हूं, सुनील जी जानते हैं इस बात को। मैंने वैसा यूथ कहीं नहीं देखा जो भारतीय फिल्मों में दिखाया जाता है। आपने देखा है कहीं ऐसा यूथ ऐसा होता है जो यहां बैठा हुआ है। भारत का कौन सा ऐसा यूथ है जो सड़कों पे बास्केटबॉल खेलता रहता है और फ्रीली, वो एक कल्पना है। वो क्या है, जिन लोगों ने भारत की मिट्टी में कदम नहीं रखा है, भारत की जो सोच है उसमें जो नहीं घुसे हैं, जिन्होंने गंगा में डुबकियां नहीं लगाई हैं, वो जानते ही नहीं है कि भारत के यूथ की समस्या है क्या। और जब आप कॉमन आदमी की लाइफ के कॉमन एस्पिरेशंस और इश्यूज को समझते ही नहीं हैं, तो फिर जो भी बनेगा वो झूठ मूठ का। इसीलिए देखिए भारत की जो पिछले 20 साल की फिल्म है वो मूलतः मैं ये नहीं कह रहा हूं सारी, मोस्टली एनआरआई ऑडियंस को एड्रेस करती हैं और भारत को नहीं करती हैं। ऐसा तो विश्व में कहीं नहीं होता। तो जब कश्मीर फाइल्स को लेकर सब कहने लगे अरे अचानक कैसे हो गया, ये अद्भुत बात कैसे हो गई, तो मैं पता है टाइम की कमी है, पर मैं इसलिए बताना चाहता हूं ये कोई चमत्कार नहीं है। भारत में एक भूख, एक प्यास कॉमन आदमी की समस्याओं को एड्रेस करने की पिछले कई दशकों से है, पर कोई करता ही नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको घूमना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। ये मैंने 2010 से ये यात्रा शुरू की थी, ये कोई अचानक कुछ नहीं होता है इस विश्व में। 2010 से मैं लगातार भारत के गांव में, गलियों में, छोटे शहरों में, मिडिल क्लास में घूम रहा हूं। मैंने जब बुद्धा है ना ट्रैफिक जैम बनाई, तब सब कहते थे ऐसा कहां होता है। आप देखिए आज वो घर घर के स्टूडेंट की कहानी है। जब हमने ताशकंद फाइल्स बनाई तो सबने कहा इस तरह की वर्बोस फिल्म चल नहीं सकती। किसको लाल बहादुर शास्त्री में इंटरेस्ट है 4 फुट के आदमी में? अरे गुलाब लगाओ, टोपी पहनो, तब तो कोई तुम्हें देखे, खूबसूरत तो लगो कम से कम। तो कश्मीर पे जब मैं फिल्म बना रहा था तो लोगों ने कहा पागल हो गए हो क्या, मरोगे। पर मुझे स्वीकार था, वो मरना स्वीकार था। आज जब मैं यहां पे खड़ा हूं तो इतने फतवे मेरे नाम पे इशू हैं, और चूंकि मैं भोपाल की धरती में बड़ा हुआ इसलिए आपसे ईमानदारी से बात कर रहा हूं। बहुत बड़ा पाप करूंगा अगर मैं आपसे सच नहीं बोलूं। पैसे में डूबना, पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है। मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि 70 साल में हमने टोपीबाजी सिखाई है, एंटरप्राइज नहीं सिखाया। हमने एंटरप्राइज एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी नहीं सिखाई। हमने हर चीज का शॉर्टकट, झूठी बातें करना सिखाया है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। लेकिन मैंने यह कहा कि क्या यह संभव है कि हम भारत की जो समस्याएं हैं जो पिछले 50 साल से चल रही हैं, इसलिए कि सब लोग उन पे बात करने से डरते हैं। हमने ऐसा नहीं है कश्मीर पे फिल्में नहीं बनाई हैं। कश्मीर पे भारत के सबसे ताकतवर, सबसे बड़े, सबसे रईस, सबसे बड़े इन्फ्लुएंशियल स्टार्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स ने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। चाहे वो रोजा हो,
चाहे वो फना हो, चाहे वो फिजा हो, चाहे वो मिशन कश्मीर हो, चाहे वो हैदर हो। ये सारी की सारी फिल्में 1990 के ही दशक में बनी हुई हैं, उसी टाइम फ्रेम में बनी हुई हैं, पर इन फिल्मों में कश्मीरी हिंदुओं का जिक्र तक नहीं है, जैसे वो हुआ ही नहीं। दूसरी विडंबना देखिए, दूसरी विडंबना देखिए, ये सारी फिल्में टेररिस्ट लोगों को जस्टिफाई करती हैं कि उस बेचारे पे ये जुल्म हुआ। सुन लीजिए, देखिए तालियां हो जाएंगी। मैं सीरियस बात कर रहा हूं, उस पे जुल्म हुआ इसलिए उसने बंदूक उठा ली। दलितों पे इतना जुल्म होता है वो क्यों नहीं बंदूक उठाते? गरीब व्यक्ति पे इतना जुल्म होता है वो क्यों नहीं बंदूक उठाता? लेकिन किसी ने इस सवाल को एड्रेस नहीं किया। भारत का हर व्यक्ति यह सवाल पूछना चाहता था। और ये फिल्में ऐसा भी नहीं है कोई प्रमाणित फिल्में थी, किसी राइटर या डायरेक्टर ने जाके अपने जीवन के कुछ महीने आतंकवादियों के घर में उनके साथ बिताए होते और 50-60 लोगों की मानसिकता समझी होती और तब कहते हां ये तो मैं मानने को तैयार था। हमने डाकुओं को ग्लोरीफाई किया, घोड़ों पे बैठा बैठा के उनको हीरो बनाया। हमने नक्सल लोगों को ग्लोरीफाई किया, हमने स्मगलर्स को ग्लोरीफाई किया, हमने टेररिस्ट लोगों को ग्लोरीफाई किया। और ये एक बहुत इट्स अ सैड कमेंट्री। हमने अपने युवाओं को शॉर्टकट फिल्मों के जरिए भी सिखाया और हमने उनको झूठ बोला, ये गलत है। टेररिस्ट कोई भी सताने से नहीं बनता है। जितने टेररिस्ट मारे गए हैं उनमें से कोई भी सताया नहीं गया था। यासीन मलिक को किसी ने नहीं सताया, हफीज सईद को किसी ने नहीं सताया, बुरहान वानी को किसी ने नहीं सताया, अफजल गुरु को किसी ने नहीं सताया, और मुझसे ज्यादा कश्मीर पे किसी के पास रिसर्च भी नहीं है। हम वेब सीरीज बनाते हैं, उसमें हम टेररिस्ट को जस्टिफाई करते हैं। अरे भाई, एक जेनोसाइड हुआ साथ, जो पूरी तरह से 100% हिंदू धरती थी, वहां पे आज एक भी हिंदू नहीं है, और उस पर अगर मैं फिल्म बना रहा हूं तो मेरे नाम पे फतवे, मेरे लिए वाइज सिक्योरिटी, वाइज वॉट एवर कैटेगरी सिक्योरिटी, और सब लोग अभी भी मेरा गला घोटने के लिए तैयार हैं इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के बाहर, इधर उधर पॉलिटिक्स में, सिर्फ इसलिए कि एक झूठ जिस पे 32 साल से धंधा किया गया, आज वो मैंने एक्सपोज करने की हिम्मत दिखाई। और ये हिम्मत किसने दिखाई? और ये हिम्मत किसने दिखाई? सुनिए मेरी बात। और ये हिम्मत किसने दिखाई? सुनो, एक छोटे शहर के मध्यम वर्गीय अंग्रेजी, मुझे तो 22 साल तक अंग्रेजी आती ही नहीं थी बोलनी, एक टीचर के बेटे ने, एक कॉमन मैन ने, अगर आपको भारत को जिंदा रखना है, अगर आपको भारत को विश्व गुरु बनाने का सच्चा सपना देखना है, पॉलिटिकल सपना नहीं, झूठी मूठी बातें नहीं, सत्य सपना देखना है, अगर आप चाहते हैं भारत मानवता के नाम पे पूरे विश्व को लीड करे, तो भारत के कॉमन मैन को, सच्चे कॉमन मैन को, वो झूठे कॉमन मैन को नहीं, उस सच्चे कॉमन मैन को भारत की फिल्मों में, भारत की कहानियों में, भारत के टेलीविजन में, भारत के डिस्कोर्स में वापस लाना अत्यंत आवश्यक है। और यह काम करेगा कौन? यह काम करेगा कौन? यह मामी फिल्म फेस्टिवल में जाने वाले लोग नहीं करेंगे, यह चित्र भारती में आने वाले यंग लड़के लड़कियां करेंगे। ये बागडोर आपके हाथ में है, ये भविष्य आपके हाथ में है। मैं और पल्लवी जी एक फाउंडेशन चलाते हैं, आई एम बुद्धा फाउंडेशन। जब मैं रजिस्ट्रेशन करने उसका गया था, हमारा ऑब्जेक्टिव है टू मेंटोर, प्रमोट एंड स्टैब्लिश डिसएडवांटेज इंडियन यूथ इन क्रिएटिव फील्ड। हमारा अकेला एनजीओ है जो ये सोचता है कि भारत के युवाओं को समृद्ध करके क्रिएटिव प्रोसेस में खड़ा करना। हम 20-25 लोगों को सक्सेसफुल फिल्म मेकर्स आज बना चुके हैं, और आज
आज मैं यहाँ पे, माखनलाल चतुर्वेदी मेरे परिवार जैसे ही थे, हम बहुत घनिष्ठ रिश्ता था। सुरेश जी मेरे गुरु भी रहे हैं। तो मैं आई एम बुद्धा फाउंडेशन की तरफ से अगले 5 साल के लिए 51,000 रुपए की स्कॉलरशिप पर एनम माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के साथ अटैच करता हूं। किसको देनी है इसका निश्चय माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी करेगी, क्योंकि मुझे विश्वास है ये 5 हर साल ये स्कॉलरशिप में से 3 लड़कियों को दी जाएंगी। और इसके विषय भारतीय सभ्यता, भारतीय साहित्य, सिनेमा, इन विषयों से जुड़ा होगा। मैं सुरेश जी के हाथ में ये जिम्मा देता हूं, वो निश्चय करें कैसे करना है, लेकिन वो भारतीय सभ्यता और भारतीय आम आदमी के जीवन से जुड़ा होना चाहिए। बस इतना आपसे निवेदन है। मैं अंत में आपको यह कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा सिखाया गया था कि जो बेटा वापस अपने परिवार को कुछ नहीं देता है, उस बेटे के होने का क्या फायदा। मेरे माता पिता तो हैं नहीं, पर भोपाल मेरा घर है। आज मैं सुबह शिवराज सिंह चौहान से मिला था, उनके साथ हमने 2 पेड़ लगाए। शिव और शारदा नाम मैंने उन्हें सजेस्ट किया, उन्होंने मान लिया, क्योंकि शिव और शारदा सिर्फ भारत की कॉन्शियसनेस नहीं है, कश्मीर की भी कॉन्शियसनेस है। और वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने उनसे कहा कि हमें आपसे 1 पैसा भी आर्थिक सहायता नहीं चाहिए। मैं अपने बलबूते पे यहाँ पे एक जेनोसाइड म्यूजियम बनाना चाहता हूँ भोपाल में, जो कि ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा प्रतीक बने। तुरंत उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह जी ने उसको एक्सेप्ट किया। उनके ऑफिस से मुझे फ़ोन आधे घंटे में आ गया कि ये अप्रूव्ड है। अगले 2 साल में मैं वापस यहाँ पे एक ऐसा जेनोसाइड म्यूजियम बना रहा हूँ जो पूरे विश्व में ह्यूमैनिटी का टेम्पल बनेगा। आप सब मुझे आशीर्वाद दें, मैं इसी तरह भोपाल के विकास में काम करता रहूं। आप सब आगे चल के सफल हों, एक नए भारत का निर्माण करें। भारत छोड़ के जाने का सपना अच्छा सपना नहीं है, भारत को ही प्रबल बनाना वो अच्छा सपना है। वही सपना मैं देखता हूं। आप सबको मुझे यहां बुलाने के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। अगर कोई ये सोचता है कश्मीर फाइल्स फिल्म मैंने बनाई है तो इतना बड़ा पाप ना करें, उसका श्रेय मुझे ना दें। कोई भी इतनी बड़ा चमत्कार किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, इसके पीछे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद और त्याग है। उन सबको मेरा शत शत नमन, धन्यवाद।